नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अहियापुर थाना क्षेत्र के जपहा एनएच पर सीआरपीएफ की बस और कार में हुई आमने सामने की टक्कर। एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 2 की स्थिति नाजुक। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। और बीपीएससी 69वीं का परिणाम घोषित। जिले में कई अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। किसान के बेटे अमरजीत ने लाई 92वां रैंक। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के जपहा में सीआरपीएफ की बस और कार में जोरदार टक्कर से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के NH-77 जपहा सीआरपीएफ कैंप के पास सीआरपीएफ की बस और कार में जोरदार टक्कर में कार सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं जो सीतामढ़ी जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए SKMCH मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर घायलों ने बताया कि पटना से कार में आ रहे थे, तभी सीआरपीएफ कैंप के पास जपहा NH-77 के पास सीआरपीएफ की बस से टक्कर हो गई। टक्कर इतना भयावह था कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों में 4 महिला जबकि 2 पुरुष शामिल हैं। दुर्घटना की जानकारी के बाद मौके पर अहियापुर थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्घटना में घायल महिला उर्मिला देवी ने बताया कि हम लोग पटना के जक्कनपुर से सीतामढ़ी जिले के गांव सुगरी जा रहे थे। इसी दौरान में सीआरपीएफ की बस से टक्कर हो गई। घटना गाड़ी के ओवरटेक करने के कारण हुई है। हम लोग अपने गांव घर के काम से जा रहे थे, इसी दौरान में ये घटना घटी है। बच्चे भी थे? 3 बच्चे थे। टोटल कई आदमी थे? 4 आदमी थे। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग पटना से आ रहे थे। हरी बिहार कॉलोनी बोलता है, जक्कनपुर ना है, जक्कनपुर थाना बोलता है। आदेश हो रही जा कहाँ रहे थे? जा रहे थे हम लोग का बहन का रिलेशन ससुराल। कौन जगह? सुगरी गाँव। घटना कहाँ हुआ? जपा में? अरे उसका हस्बैंड शादी कर लिया है। ये सब 3 गो भाई बहन, ठीक ना? पंचायती में? हाँ, उसी में जा। घटना कहाँ हुआ? घटना हुआ है कौन जपा है, बस वाला मारा है। हाँ। अच्छा, स्कूलिया बस। आप लोग एक करीब का आदमी थे? 3 गो बच्चा, 5 आना, 4 गो लेडीज, 1 गो जेंट्स। अपना चारों एक ही बहन है? हाँ। क्या क्या नाम है सबूत? उर्मिला, फूला, सुनीता, रंगीता। आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी। बच्चा लोग ठीक है? हाँ, बच्चा लोग सुरक्षित। सब ये बहन सब लोग घायल हैं? हाँ, बहन लोग घायल है। हाँ, 4 बहन घायल है। कहाँ इलाज हुआ अभी मेडिकल में? नहीं, हाँ, हम लोग का गाड़ी आ रहा है पटना से, चल जाएंगे। यहाँ सुविधा नहीं है। क्या नाम है? सड़क कितना बार बुलाइएगा, इसको इसी तरह से बेचा है। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के विवादित बयान को लेकर परिवाद दायर। मुजफ्फरपुर में जदयू नेता सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद माफी मांगने के बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को लल्लन सिंह के विरुद्ध मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवाद दर्ज कराया है। हक हिंदुस्तानी मोर्चा के नाम से अल्पसंख्यक संगठन चलाने वाले तमन्ना हाशमी ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 299, 302, 352 की धाराओं में दर्ज कराया है। न्यायालय ने मामला स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि
4 दिसंबर 2024 को दी है। परिवादी तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है, जबकि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ है, जो उनको वोट करता है। बगैर मुस्लिमों के वोट के ही उनकी सरकार इतने वर्षों से बन रही है। लल्लन सिंह का बयान से वो काफी मर्माहत हैं, जिसको लेकर उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया है। वहीं तमन्ना हाशमी के अधिवक्ता सूरज कुमार ने बताया कि न्यायालय में मामला स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 4 दिसंबर को तय किया है। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, दंगा, भड़काऊ भाषण देने के धाराओं में परिवाद दाखिल किया गया है, जिसमें 3 से 5 साल तक सजा का प्रावधान है। भारत सरकार के एक मंत्री श्री लल्लन सिंह जी पे आज मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मुकदमा मैंने इसलिए दायर किया है कि लल्लन सिंह जी ने अपने भाषण में मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में आए थे जदयू के, और उन्होंने सीधा सीधा अपने मन से बोला कि अल्पसंख्यक जो है जो मुसलमान है वो जदयू को वोट नहीं करता। ऐसा कह के उन्होंने अल्पसंख्यकों का अपमान करने का काम किया है। अगर ऐसा है तो जदयू क्यों अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चलाती है? इतने सारे लोग जो हैं अल्पसंख्यक नेता जो जदयू से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कह के उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई है, मुसलमानों का अपमान करने का काम किया है, मुसलमानों को जो है बिल्कुल आहत करने का काम किया है। इसी से आहत होकर मैंने उनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में धारा 298, 299, 302 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, और इसकी सुनवाई की तारीख जो है 4 दिसंबर को रखी है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? मामला 298, 299, 302 और 352 के तहत उन पर दर्ज कराया गया। जी, मेरे माध्यम से आज सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने माननीय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ एक परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में दायर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज में एक सभा हो रही थी, जिनमें अभियुक्त जो है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बयान दिया कि मुस्लिम समाज को हम बहुत काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जो है हमको कभी वोट नहीं देता है। इससे जो परिवादी है तमन्ना हाशमी, इनको काफ़ी ठेस पहुंचा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग मुस्लिम है वो जदयू से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर है, और समाज कार्यकर्ता से लेकर पदों पर है, और मुस्लिम का एक बड़ा भाग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी जदयू में चल रहा है। इसी के लेकर तमन्ना हाशमी ने माननीय न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज किया है। यह 298, 299, 302 और 352 BNS की धारा के अंतर्गत मुकदमा दायर कराया गया है। क्या प्रावधान है इसमें, आगे क्या हो सकता है? 3 साल तक की सजा की प्रावधान है इसमें। 298, 299, 302 और 352 केस एक्सेप्ट हो गया है। कब सुनवाई होगी? अगली 4 तारीख को, 4/12/2024 को इसकी अगली सुनवाई। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने सरकार के बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे सदन में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल और बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार का स्टैंड क्लियर करने को कहा। सदन स्थगित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर हम तमाम विपक्षी दल और इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गोडसे को बसाकर रखे हैं। यही सच्चाई है। लल्लन सिंह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। इतना बड़ा मसला है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अब वो सदन में आकर कुछ बोलेंगे भी तो उन पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती, मर्डर सब हो रहा है, पूरा बिहार में हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है कि नहीं हो रहा है। लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब जगह हो रहा है। पुल पुलिया विकास के तक कोई काम है नहीं। कितना माना पुल पुलिया गिर गया, कोई ठिकाना नहीं है। तुरंत बनता है, उद्घाटन भी नहीं होता है, पुल गिर जाता है। तो भ्रष्टाचार सरकार कर रही है, उसको रोकना चाहिए।
हम लोगों का काम है विपक्ष है रोक लगाना, आवाज होना, रोज अपराध हो रहा है, इसको बंद करे, चोरी डकैती हो रहा है, सब हो रहा है। पीछे वाला मत करिए भाई, चलिए ठीक है मैडम। शराब है, जहरीला शराब लोग आईटी मेमोरियल अस्पताल ने एक 3 दिन के नवजात को नई जीवन दी है। जिले के आईटी मेमोरियल अस्पताल ने एक 3 दिन के नवजात शिशु को नई जिंदगी दी है। मोतिहारी के रहने वाले नसीमा खातून के 3 दिन के नवजात शिशु के पैदा होते ही उसका पेट काफी फूल गया था। उसके आंत में कुछ परेशानी आ रही थी, साथ ही बच्चे के द्वारा मल त्याग करने में भी परेशानी आ रही थी। बच्चे को मोतिहारी से मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। आईटी मेमोरियल अस्पताल में जब बच्चे को एडमिट किया गया और बच्चे की जब जांच की गई तब पता चला बच्चे का आंत सड़ा हुआ है। इसके बाद अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जन द्वारा पेट खोलकर आंत का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जिसके बाद बच्चे की स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर हिमांशु प्रताप ने बताया कि हमारे आईटी मेमोरियल अस्पताल में शहर के सबसे अच्छे न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था है। साथ ही प्लास्टिक और बर्न सर्जरी, ट्रॉमा, इमरजेंसी सर्विसेज, ऑर्थो आदि की भी बेहतरीन सुविधाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। हमारा पता है आईटी मेमोरियल अस्पताल भिकनपुर SKMCH कॉलेज के बगल में NH57। हमारा संपर्क नंबर है 9345000482। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9345000482। बच्चे जो है मोतिहारी से रेफर होकर आया था, 3 दिन का बच्चा था। उसका आंत जो है वो लोकल लैंग्वेज में कहे तो आंत सड़ गया था। फिर हमारे यहाँ बच्चा आया, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था बच्चे का। फिर हमारे यहाँ जो पीडियाट्रिक सर्जन है उन्होंने जो है बच्चे को हालत को देखा और फिर तुरंत लेप्टोटमी करने का निर्णय लिया गया। फिर बच्चे के पेट खोल के उस आंत को जो सड़ा हुआ पार्ट था उसको काट दिया गया, फिर उसको रिपेयर किया गया। अभी बच्चे की स्थिति ऑपरेशन के बाद बेहद ही संतोषजनक है और बच्चा पूरी तरह से भी स्वस्थ है। क्या क्या और फैसिलिटीज है यहाँ पे आईटी मेमोरियल अस्पताल में? देखिए, आईटी मेमोरियल हॉस्पिटल अभी सबसे बेस्ट, मुजफ्फरपुर में सबसे बेस्ट न्यूरो सर्जरी की सुविधा अभी प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी और बर्न सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाईवे से कनेक्टेड होने की वजह से हमारे पास ट्रॉमा के केसेस ज़्यादा आते हैं और न्यूरो सर्जरी के केसेस ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने इन दोनों ही डिपार्टमेंट को काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ है और हर सुविधा की देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऑर्थो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, ऑब्स गायनी है, पीडियाट्रिशियन है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, उसके अलावा नेफ्रो है, यूरोलॉजी की हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, GI सर्जरी की बहुत अच्छी सुविधा है। सारे आधुनिक मशीनों द्वारा हमारे यहाँ सर्जरी की जाती है। सभी विभाग के अलग अलग डॉक्टर? जी, हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 30+ डॉक्टर जो हैं, पूरी टीम है हमारी और हम लोग बेहतर सुविधा देने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या पता हो गया अस्पताल का? आईटी मेमोरियल हॉस्पिटल है ये, भिकनपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर में SKMCH के जस्ट बगल में। कुर्नी प्रखंड के सुमेरा पंचायत से 3 बार के पैक्स अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने चौथी बार ठोकी ताल। कुर्नी प्रखंड के सुमेरा पंचायत से 3 बार के पैक्स अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चौधरी चौथी बार भी ताल ठोक रहे हैं। बुधवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि लोगों का अपार प्यार व जन समर्थन मुझे प्राप्त है। इस वजह से लगातार 3 टर्म से मैं अपने पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के रूप में काबिज हूँ और चौथी बार भी भारी बहुमत से जीतने जा रहा हूँ। इसकी वजह ईमानदारी से काम करना और लोगों का सम्मान करना है। चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी से कुछ लोग दुखी भी हैं जो उनके खिलाफ गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका सबूत भी उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि किसी के भी अनाप शनाप बयानबाजी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब देख रही है और समझ रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब देख रही है और समझ रही है। चुनाव के दिन जनता एक एक वोट देकर मुझे सामने वाले का मुंह काला करेगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मत पत्र में उनका क्रमांक संख्या 1 है, जिस पर मोतियों की माला चुनाव चिन्ह अंकित है।
उस पर एक एक वोट देकर उन्हें विजय बनावें और फिर से उन्हें पैक्स के माध्यम से जनता का सेवा करने का मौका दें। मैं अभी चौथे टर्म में नामांकन किया है। हम यहाँ पर 3 टर्म से हैं। 1909 से लेकर 2009 से लेकर और 2024 तक 5-5 वर्ष का टर्म है। 3 टर्म हम यहाँ पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि हम किसान संगठन के नेता भी हैं जिला के। आप मेरे प्रेस के जो भाई हैं सभी लोग इस बात से अवगत हैं और किसान जनता हमको यहाँ अपार समर्थन देते हुए आ रही है। लेकिन वो यह है कि मैं चौथी बार मैंने नॉमिनेशन दिया है, तो जनता के बीच में मैंने जब से 2009 में मैं यहाँ आया तो यह खरौना पैक्स था, बगल का पंचायत, उसमें यह था सन्निहित, तो ये बटा, तो मैंने लगभग 2100 लोगों का नाम पैक्स के खाते में जोड़ा। फिर दूसरी बार जब मैं हुआ तो और 1400-1500 जोड़ा, 3710 पर चुनाव हुआ। इस बार मैंने 1200 लोगों का नाम जोड़ा है, 1248। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जेडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा
देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के एक किसान के बेटे ने 69वें BPSC की परीक्षा में 92 रैंक लाकर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। मुजफ्फरपुर के एक किसान के बेटे ने 69वें BPSC की परीक्षा में 92 रैंक लाकर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का गौरव हासिल किया है। उसकी इस उपलब्धि से परिवार और मोहल्ले में इसलिए हर्ष है कि इस किसान परिवार में कोई भी अब तक सरकारी नौकरी में नहीं था। अमरजीत का BPSC परीक्षा के क्षेत्र में ये चौथा प्रयास था। 3 भाइयों में सबसे छोटा अमरजीत पिछली 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और परीक्षा में हासिल 92 रैंक के आधार पर उसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया गया है। अमरजीत के पिता दिलीप कुमार गुप्ता पेशे से किसान हैं, वहीं मां आशा देवी गृहिणी हैं। गुबरसही चौक पर बड़े भाई चाय की दुकान तो मझले भाई फल की दुकान चलाते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। अब अमरजीत के इस सफलता से घर में सभी खुश हैं। वहीं सुबह से ही शुभ चिंतकों का फोन लगातार आने से घर में खुशियों का माहौल बन पड़ा है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो मैंने उस समय से तैयारी स्टार्ट कर दिया था। और इसके पहले, इस सिलेक्शन से पहले मैंने 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं और ये मेरा तीसरा प्रयास में ये सफल में हो गया हूं। लोग का क्या सफलता सिखाती है, 2 अटेम्प्ट जो नहीं निकले तो उससे क्या सीखा? हाँ, उससे मैंने सीखा कि आपको धैर्य बना कर रखना है। जीवन में पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ मतलब आपको खोना भी पड़ेगा और तब मतलब आप बहुत बड़ा फिर आगे चल कर पा सकते हैं। परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है? इस परिवार में अभी फ़िलहाल कोई सरकारी नौकरी में नहीं रहे हैं। दादाजी क्या करते थे? हाँ, पिताजी और दादाजी दोनों किसान रहे हैं। भाई लोग क्या करते थे शुरुआत क्या? हाँ, भाई लोग अभी प्राइवेट जॉब भी करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। क्या रैंक आया है और किस पोस्ट से? इस बार मेरा वित्तीय प्रशासनिक के पदाधिकारी में मेरा रैंक 92 आया है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि कैसे वो अपनी तैयारी करें? हाँ, मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो भी सिलेबस है पहले सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ ले और जो भी बेसिक बुक है उसको पढ़े और एफिशिएंसी के साथ पढ़े और घबराए नहीं। कभी कभी असफलता हाथ लगती है, आप 1 नंबर 2 नंबर से फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन आप हार न माने, आप सीढ़ी के अंतिम पायदान पर पहुँचे हुए हैं तो आप एक निश्चित रूप से आप भी सक्सेस होंगे। बहुत खुशी हुई थी। कल तो मैं जा रहा था, भैया का एनिवर्सरी था, केक लेने। जब फ़ोन आया तो मैं बैठ के रोने लगा एक जगह। इतनी खुशी हुई कि बैठ के मैं रोने लगा। फिर वहाँ से मैं केक मिठाई घर पे लेके आया, सबको मिठाई खिलाया, सबको बधाई दिए और बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आप ही को जानकारी हुई? जी 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 जी। क्या कहेंगे, पूरे खानदान कई पीढ़ियों से कोई नौकरी में नहीं था, सीधे अफसर बने? जी, बहुत खुशी हुई। भाई हमारा बहुत मेहनत किया था इसके लिए। जी, हम लोग बहुत बैकग्राउंड से हैं,
क्या करते थे आप लोग भी? तो पहले हमारा शुरुआत छोटा मोटा चाय का दुकान था। उसके बाद हम लोग बिजनेस किए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे बिजनेस को, व्यापार को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाए। भाई हमारा तैयारी में ही लगा हुआ था। तो शादी होगी, आपकी हो गई, उसी की बची हुई है? नहीं, अभी समय है। अभी तो पहले जॉब करे, फोकस करे, उसके बाद होगा शादी। पिताजी माताजी कहाँ हैं? पिताजी और माताजी हमारी ममेरी बहन का शादी है, उसी में वो लोग गए हुए हैं। जी। महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति के द्वारा महाकवि राकेश स्मृति पर्व का आयोजन किया गया। महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति के तत्वावधान में आमगोला के सुभानंदी में महाकवि राकेश स्मृति पर्व के आयोजन में राकेश जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद BRABU की भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिन्हा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि उत्तर छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि राम इकबाल सिंह राकेश जिनका शास्त्र से जुड़े थे उतने ही लोक से जुड़े थे। जहां उन्होंने मिथकीय तत्वों को अपना काव्य उपजीव्य बनाया, वहां उनके काव्य में महाकाव्यात्मक औदात्य दृष्टिगोचर होता है। और जहां उन्होंने गांव, कृषक, मजदूर, वहां के पशु पक्षी, खेत खलियान और फसलों का वर्णन किया है, वहां लगता है कि संपूर्ण भारतीय गांव का लोक उजागर हो उठा है। अपने विशुद्ध और मूल रूप में राकेश जी को शास्त्र तथा संस्कृत और हिंदी दोनों विषयों का ज्ञान था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने साहित्य के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में किया है। लोक जीवन से वे प्रभावित थे, तभी तो उनके लेखन की जड़ बहुत गहराई तक पहुंचती है। विषय परिवर्तन करते हुए डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि मानवीय मूल्यों के तेजी से विघटित होते हुए समय में राकेश जी की कविताएं हमें संवेदनशील बनाती हैं। केवल यह कहना कि उत्तर छायावाद के अग्रणी कवि थे महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश सर्वथा उचित नहीं है। वे कवि थे, अपने समय के महत्वपूर्ण कवि तो थे ही, आज भी उनके भाव और भाषा शिल्प नई पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए सामर्थ्य के साथ है। राम इकबाल सिंह राकेश का यौवन काल यद्यपि अपने घर और अपने जनपद से बहुत दूर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन में व्यतीत हुआ, लेकिन जब उत्तरार्ध काल में वे लौटे तो किसी महानगर या शहर में नहीं बसे, बल्कि अपने गांव चले गए, क्योंकि उन्हें लोक से प्यार था, वहाँ की प्रकृति से प्यार था उनका। सबसे बड़ी बात, आज जबकि धान की अनेक प्रजातियां गायब होती चली जा रही हैं, पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे में पक्षियों के नाम और धान की प्रजातियों की जानकारी लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को भी राम इकबाल सिंह राकेश की कविताओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शताधिक धान की प्रजातियों का उल्लेख किया हुआ है, सैकड़ों पक्षियों का, जो आज पक्षी कहीं किताब में दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि हमने प्रकृति को बिगाड़ा है। जबकि हमारे पूर्व साहित्यकार प्रकृति के बीच में रहते हुए दधीची की तरह साहित्य साधना उन्होंने की और साहित्य को बहुमूल्य दिया है। पहली ही कृति गांडीव है, पहली कृति चट्टान, फिर गांडीव, मेघदुंदुभी, गंधज्वार, पद्मरागा। आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं। राकेश जी की पुण्यतिथि है, हम सभी यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ उनकी जामाता जी को और प्रखर साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी को कि उन्होंने यह आयोजन किया। आज के समय में जब हम अपने पुरखों को भूलते जा रहे हैं, पुरखों की थाती को विलुप्त करते जा रहे हैं, ऐसे समय में इन्होंने माननीय श्री राम इकबाल सिंह राकेश जी को याद किया, यह बहुत बड़ी बात है। राम इकबाल सिंह राकेश एक ऐसे कवि थे जिन्होंने जन जागृति फैला दी और उन्होंने जो भी लिखा वह बौद्धिक विलासिता मात्र नहीं था, बल्कि उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया, जो भोगा, उसे ही उन्होंने लिखा। अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बैठक की। अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने बैरिया स्थित प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों और ऑटो ड्राइवर के साथ बैठक की। अध्यक्ष AR अन्नू और महासचिव मोहम्मद इलियास एलू के नेतृत्व में बैठक रखी गई। बैठक में यात्री रोड पर टेम्पो एवं
ई रिक्शा ठहराव का बोर्ड लगाया जाए, आवंटित पड़ाव स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट बनवाया जाए और जगह जगह फोटो खींचकर बेवजह चालान काटने पर रोक जैसी बातों को लेकर बैठक रखी गई है। साथ ही इन मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही गई। बैठक इसलिए रखा गया है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को कहीं स्टैंड नहीं मिलता है कि हाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो हम लोग यही मांगते हैं कि हम लोग को स्टैंड मिले। जो ये स्टैंड से लेकर दूसरे स्टैंड तक हम लोग सवारी छोड़े, पर यहाँ स्टैंड हम लोग को नहीं है। चलते चलते सवारी एक आधो को होता है तो होता है, वरना नहीं होता है। चलते चलते कितना सवारी होगा। हम लोग स्टैंड इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्टैंड मिले। स्टैंड मिलेगा तो जो ही 2-4 सवारी हम लोग उठा सकते हैं, यही हम लोग को मांग है। और जहाँ स्टैंड मिलेगा वहाँ शौचालय का भी मांग होना चाहिए जी। किस रूट में गाड़ी चलाते हैं? हम लोग यही 0 माइल टावर स्टेशन, जुरन छपरा, कंपनी बाग इस तरफ चलते हैं और बैरिया स्टेशन भी चलते हैं। हम लोग चलाते हैं तो हम लोग घूम घूम के गाड़ी चलाते हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे बैठक में आए हैं। साथ ही हम लोग आज अपने टेम्पू चालक जो हमारे हैं उन लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है शहर में गाड़ी परिचालन में, इसलिए आज हम लोगों को बैठक बुलाए हैं। बैठक का मेन हम लोगों का एजेंडा ये है कि चालकों का कहना है कि हम लोगों का गाड़ी कहीं भी हम रोकते हैं, प्रशासन आके हमारी गाड़ी का चालान काट दे रहा है। हम जितना महीना कमाते नहीं उससे ज़्यादा चालान भर रहे हैं। यानी गाड़ी कितना लोग गाड़ी को खड़ा कर रहा है, डर से गाड़ी चलाना नहीं चाह रहा है। तो हमारा प्रशासन से कहना है कि आपने गरीबों के लिए कोई रोजगार नहीं है। गरीब जो है रोजगार कर रहा है, अपना गाड़ी चला रहा है, आप उसको फाइन कर रहे हैं, मनमाना फाइन कर रहे हैं। यातायात का उल्लंघन है तो फलाना उल्लंघन है। अरे तो जगह नहीं दीजिएगा तो हम गाड़ी कहाँ चलाएंगे, गाड़ी कहाँ रोकेंगे। तो हमारा प्रशासन से कहना है कि आप सबसे पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें कि हमारी गाड़ी कहाँ लगेगी। कोई पड़ाव की व्यवस्था नहीं है। आपने शहर में 18 जगह यात्री शेड बना दिया, उसमें यात्री शेडों का कहीं हम लोगों का बोर्ड नहीं लगाया गया। आप वहाँ लगावे, यात्री वहाँ बैठे, टेम्पू चालक मेरा वहाँ 2-4 मिनट 10 मिनट रोक के सवारी लेके चला जाए। तो इस तरह से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।